Hello everyone, good morning and welcome back to our Indirect Taxes CA Inter classes. चलिए Are we all live? Is the audio, video, everything clear? Give me a thumbs up, guys. Is the audio, video, everything clear? Give me a thumbs up. करना है हमें इंटर को पार, तो चलिए मिलके करेंगे विद फास्ट परिवार. यस मैम, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमें याद है क्या? जल्दी से बताओ ना. लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमें याद है क्या? क्विकली मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं. चलिए, एक हमने पढ़ा था बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी और डेफिशिएंसीज ऑफ जीएसटी लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट कर चुके थे कि कॉन्सेप्ट्स क्या है. जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है. हर स्टेज पे बस जितना वैल्यू ऐड होता जाएगा उतना और जीएसटी लगता जाएगा. जो सारा का सारा बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर बेयर करेगा, क्योंकि बीच के लोगों को तो क्रेडिट मिलते जाते हैं. और किसी भी सिचुएशन में टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है. नो कास्केडिंग, नो डबल टैक्सेशन. ये कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे. डेफिशिएंसीज भी हमने देखी थी कि भाई डबल टैक्सेशन हो रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं है, मल्टीपल कंप्लायंसेस है. वो सब हम ऑलरेडी लास्ट क्लास कर चुके थे. लास्ट क्लास हमने क्या देखा था? बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. चलिए, चार मेजर बेनिफिट ऑफ जीएसटी थे. सबसे पहला हमने देखा पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होता है. दूसरा हमने देखा कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया है? सिंप्लीफाई हो गया है. तीसरा, इजी टैक्स कंप्लायंसेस हो गए हैं. और चौथा, पूरी की पूरी ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है जीएसटी के आने से. राइट मैम. इकोनॉमी के बेनिफिट्स में हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे थे. याद है क्या आप लोगों को? चलिए, इकोनॉमी को, पूरे की पूरी इकोनॉमी को जीएसटी आने से बेनिफिट हो रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे थे. सबसे पहला पॉइंट क्या था कि मैम यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन चुका है. क्या हुआ है? यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया है. पूरे इंडिया में कहीं पे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो जीएसटी ही लगता है. दूसरा, इसके आने से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को क्या मिला है? एक बूस्ट मिला है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है. ये क्या हो गए थे? हमारे बेनिफिट्स जो पूरी इकोनॉमी को अक्रू हुए थे. टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होने के कारण हमें भी फायदा, गवर्नमेंट को भी फायदा. कैसे याद किया था? हमें भी फायदा, गवर्नमेंट को भी फायदा. हमें कैसे फायदा हो गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया. हम बिजनेस पे ज्यादा अटेंशन दे सकते, ज्यादा ध्यान दे सकते, क्योंकि अब टैक्सेस के बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. एंड दूसरा हम बोलते हैं कि भाई हमें तो फायदा हुआ ही है, साथ में गवर्नमेंट के लिए भी क्या हो गया है? गवर्नमेंट के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा इजी और सिंपल हो गया है. गवर्नमेंट को भी टैक्सेस कलेक्ट करना कंपैरेटिवली सिंपल हो चुका है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं इजी टैक्स कंप्लायंस कैसे हो गया? क्योंकि मैम ग्रेटर यूज ऑफ आईटी के कारण सब कुछ हो चुका है ऑटोमेट. ग्रेटर यूज ऑफ आईटी के कारण सारी चीजें क्या हो चुकी है? ऑटोमेटेड हो चुकी है. एंड सेकंड, जिसके कारण हमारी जो कंप्लायंस कॉस्ट थी वो एकदम कम हो गई, क्योंकि अब हमको कोई अलग से एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अलग अलग लोगों को रखने की जरूरत नहीं है. जो कंप्लायंसेस करेंगे हम खुद भी अपने रिटर्न्स भर सकते हैं, या एक पर्सन हमारे सारे रिटर्न भर देगा. एक पोर्टल पे हमारा सारा काम हो जाता है. एंड उसके अलावा ट्रेड इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट्स हुए? तो भाई जो इल इफेक्ट्स थे कास्केडिंग के, वो सारे खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं. और अब हम आराम से स्मूथली बिजनेस कर सकते हैं, जिससे पूरी की पूरी ट्रेड और इंडस्ट्री को बेनिफिट्स मिले हैं. देन वी सॉ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर जीएसटी. मैम जो 28 ज्योग्राफिकल स्टेट्स है वो तो है ही है, प्लस बताओ कौन सी 3 यूनियन टेरिटरी थी जो विथ लेजिस्लेचर है, जो भी जीएसटी में स्टेट मानी जाती है? मैम जीएसटी में टोटल 31 स्टेट्स है. जीएसटी में टोटल क्या है? 31 स्टेट्स है. तो 28 ज्योग्राफिकल स्टेट्स तो है ही. बाकी मुझे कौन आंसर देके बताएगा कि मैम तीन और ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है, जिसके कारण हम उसको भी स्टेट ही मानते हैं. मैम वो 3 थे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी.
दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी ये एज सच तो यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन क्योंकि इनका खुद का लेजिस्लेचर है इसलिए जीएसटी पर्पस के लिए हम इन्हें क्या मान लेते हैं, स्टेट ही मान लेते हैं। परफेक्ट मैम। तो अब बची कौन सी, 5 यूनियन टेरिटरीज बची है मैम हमारी ऑल सीडी वाली। ऑल सीडी वाली 5 यूनियन टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जिनको हम क्या मान लेते हैं, यूनियन टेरिटरीज अंडर जीएसटी मान लेते हैं, जहां पे सी प्लस यूटी जीएसटी लग जाता है। परफेक्ट मैम। फिर हमने देखे थे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी। तो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से थे मैम, इनको हमने याद किया था विद ए न्यूमोनिक नो अस्थमा, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। ये क्या थे, हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थे मैम। नो का मतलब नागालैंड, नो का मतलब नागालैंड। ए से हमने देखा आसाम, एस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा, एच से हिमाचल प्रदेश। जब भी मैं बोलूं एम, जब भी कोई लड़की देखूं नहीं, जब भी मैं बोलूं एम आप क्या बोलोगे मैम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। जब भी मैं बोलूं एम आप क्या बोलोगे, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश, यू का मतलब उत्तराखंड और जे के का मतलब आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या हो गए हैं, हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी हो चुके हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए हम हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN कोड को यूज करते हैं, और सर्विसेज को क्लासिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज को यूज करते हैं। परफेक्ट। देन वी सॉ समथिंग नेम्ड एज टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी एंड टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। सबस्यूम में तो सिंपल था कि भाई जो भी स्टेट टैक्सेस है, सेंट्रल टैक्सेस है, परचेज टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज, सीबीडीज, सारे के सारे एंटरटेनमेंट टैक्सेस, लोकल टैक्सेस, बेटिंग गैम्बलिंग के टैक्सेस सभी जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या था जो एमसीक्यू में भी आ सकता है, वो था टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड। कौन से ऐसे टैक्सेस है जो आज भी जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए हैं? इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, आप लोग ही कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे। तो टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड में सबसे पहला अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पर्टिकुलरली ह्यूमन कंजम्पशन वाला ही अल्कोहलिक लिकर। मैम हम सैनिटाइजर में भी लिकर यूज कर सकते हैं, हम फेस टोनर्स में भी लिकर यूज कर सकते हैं, हम मेकअप प्रोडक्ट्स में, मेडिसिन में, सब जगह में अल्कोहल यूज होता है, लेकिन हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, वो अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। बताओ इस पे कौन से टैक्सेस लगते हैं? सेकेंड मैम, सेकेंड हमने पढ़ा 5 प्रोडक्ट्स को हमने बोला तुम जाओ और जाके नैप ले लो, क्योंकि तुम पे जीएसटी आज नहीं लगा रहे, लेकिन फ्यूचर में काउंसिल एक डेट रेकमेंड करेगी जब से गवर्नमेंट क्या करेगी, इन पे भी जीएसटी लगा देगी। ये नैप क्या था मैम? ये था हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड। एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है मैम, जिन पे भी जीएसटी आज नहीं लग रहा लेकिन फ्यूचर से लगेगा। तो बताओ आज टेम्परेरीली तब तक कौन से टैक्सेस यहाँ पे लगने वाले हैं? उसके बाद हम मैम बात करते हैं टोबैको की। अब टोबैको और नार्कोटिक्स का ऐसा है ना मैम, टोबैको और नार्कोटिक्स का ऐसा है कि इनके ऊपर जीएसटी तो लगा दिया है लेकिन पुराना टैक्स भी कंटिन्यू रखा है। अल्कोहल और पेट्रोल में तो ऐसा है कि जीएसटी लगाया ही नहीं है, आउटसाइड जीएसटी है, लेकिन टोबैको और नार्कोटिक्स पे जीएसटी तो है ही है और प्लस पुराना टैक्स भी लग जाएगा। तो कौन से टैक्सेस लगेंगे मैम? देखिए मैम, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो नशे वाली चीजें हैं। वेरी गुड युक्ति मैम, वो क्या है, नशे वाली चीजें हैं ना, तो नशे वाली चीजों पे हम क्या लगा देते हैं मैम, मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज और सेल्स पे तो वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स लग ही रहा है। अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें मैम, ये नशे वाली चीजें नहीं है, इसलिए इन पे हम क्या लगा देंगे, सेंट्रल एक्साइज, और बाकी सेल्स पे वैट सीएसटी तो लग ही रहा है। और बाकी टोबैको और नार्कोटिक्स का ऐसा है कि मैम जीएसटी तो लगा ही दिया है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज बंद नहीं किया है, तो अब बचा क्या, सेंट्रल एक्साइज के स्टेट एक्साइज। तो मैम नशे वाली चीज कौन सी है, ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, तो इस पे हम लगाते हैं स्टेट एक्साइज, और टोबैको पे हम क्या लगा देते हैं, सेंट्रल एक्साइज प्लस जीएसटी लगा देते हैं। वेरी गुड एवरीवन। चलिए मैम, उसके बाद हमने देखा था एंटरटेनमेंट टैक्सेस।
यूं तो एंटरटेनमेंट टैक्सेस मैम जीएसटी में सब्स्यूम हो चुके हैं, यूं तो एंटरटेनमेंट टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पर्टिकुलरली जो लोकल बॉडी वाले एंटरटेनमेंट टैक्सेस थे, जो लोकल बॉडी वाले एंटरटेनमेंट टैक्सेस थे वो आज भी कंटिन्यू हुए हैं, उनको हमने बंद नहीं किया है। बाकी सारे एंटरटेनमेंट टैक्सेस क्या हो गए हैं, जीएसटी में सब्स्यूम हो गए हैं। एंड लास्ट वाज रियल एस्टेट सेक्टर, मतलब आप एक कंप्लीटेड लैंड एंड बिल्डिंग का सेल कर लेते हो तो वो भी क्या होता है, आउटसाइड जीएसटी हो जाता है, उस पे उसका एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह सारे टैक्सेस लग जाते हैं। 10 मिनट और हमने लास्ट जो भी लेक्चर में पढ़ा था सारा कुछ रिवाइज कर लिया है। बोलो आप लोग मेरे साथ हो, आपको सब कुछ याद आया क्या? आगे बढ़े, आज हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, इज इट ऑल फ्रेश एंड यू आर एबल टू रिकॉल थिंग्स? टेल मी क्विकली। यस मैम, वी आर विथ यू। चलिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ जीएसटी कॉमन पोर्टल। जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है मैम? ये जो आप बार बार बोल रहे हो कि जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो मैम कैसे, कौन सी वेबसाइट? क्या हम लोगों ने जीएसटी की वेबसाइट देखी है? लेट अस सी। चलिए, क्या हम लोगों ने जीएसटी की वेबसाइट देखी है? आइए देखते हैं। सो दिस इज द जीएसटी का वेबसाइट। ऐसे दिखती है अपनी जीएसटी की वेबसाइट। मैम कैसे जाएंगे इसमें? www.gst.gov.in। क्या करना है? www.gst.gov.in पे जब आप लॉगिन करोगे तब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये है अपनी मेन जीएसटी की वेबसाइट। अब यहाँ पे सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। आपको चाहे नया रजिस्ट्रेशन लेना है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आपको लॉगिन करना है, या मान लो आपको सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन का अपना स्टेटस ट्रैक करना है, आपने अगर पेमेंट्स किए हैं, मान लो आपको जीएसटी में कोई पेमेंट करना है, चालान जनरेट करना है, या चालान बना हुआ है उसको यूज करके कुछ पेमेंट करना है, आपको बेसिकली जीएसटी लॉ पढ़ना है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। देख लो, मान लो मुझे पर्टिकुलरली गुजरात स्टेट का एसजीएसटी एक्ट पढ़ना है, मुझे दमन एंड दीव का एसजीएसटी एक्ट पढ़ना है, मुझे जम्मू कश्मीर का एसजीएसटी एक्ट पढ़ना है, या मुझे सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाके सारे मेन टैक्सेस पढ़ने हैं, कुछ भी करना है आपको, जीएसटी लॉ भी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जीएसटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। डाउनलोड्स में आप जाओगे तो आपको स्टेटिस्टिक्स मिलेंगे। मैम स्टेटिस्टिक्स मतलब हम बोलेंगे कि कितना जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, पूरे देश में कितने जीएसटीआर 1 फाइल हुए, कितने जीएसटीआर 3 भी फाइल हुए, हमको कितना पैसा कलेक्ट हुआ है जीएसटी से गवर्नमेंट को, ये सारी चीजें भी आप यहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। फिर सर्च टैक्स पेयर ना एक बहुत मस्त चीज है, देखो ये आप अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हो। अगर आप में से किसी के भी पेरेंट्स के पास जीएसटी नंबर है क्या? चलो बताओ, कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ, आप में से भी किसी के पेरेंट्स का बिजनेस है क्या जिनके पास उनका जीएसटी नंबर है? तो ये एक बहुत दिक्कत आती है, पता है, हम जिनसे परचेस करते हैं ना, हम जिन लोगों से परचेस करते हैं वो लोग प्रॉपरली अपना जीएसटी भर रहे नहीं भर रहे, ये सब हमको चेक करना पड़ता है, क्योंकि जब वो लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं तब गवर्नमेंट हमको क्रेडिट देती है। ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, आगे जाके देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। तो आज मान लो मुझे किसी नए पर्सन से गुड्स परचेस करने हैं, है ना, मुझे किसी नए पर्सन से गुड्स परचेस करने हैं, तो मुझे कैसे पता वो टाइम पे रिटर्न भरता है या नहीं, वो सारे टैक्सेस भरता है या नहीं? क्योंकि होगा क्या, अगर उस पर्सन ने टाइम पे टैक्सेस नहीं भरे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम तो जब परचेस करते हैं तब अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं और सप्लायर गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। तो मानो सप्लायर ने अगर गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा दिया ही नहीं तो गवर्नमेंट हमको बोलेगी कि तुम्हारा पैसा तो हमारे पास आया ही नहीं, तो हम तुमको क्रेडिट देंगे ही नहीं, तो ये तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी नए सप्लायर के साथ मान लो जुड़ना है, तो हम उसके पहले क्या कर सकते हैं, उसका जीएसटी नंबर पोर्टल पे डाल के और चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वेदर वो अपने रिटर्न्स प्रॉपरली भर रहा है कि नहीं भर रहा है। कैसे चेक करेंगे मैम? चलिए अपन एक काम करते हैं, रैंडमली मैं यहाँ अपने फोन में रिलायंस का जीएसटी नंबर सर्च करती हूँ, है ना, जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा सबका, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, रिलायंस का जीएसटी नंबर सर्च किया, यहाँ पे गूगल आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो लेट अस से 27 AAA CR 50
55K1Z7। ये क्या है? ये रिलायंस का जीएसटी नंबर है। ठीक है मैम। अब यहाँ पे आपको कैप्चा कोड क्या दिख रहा है वो डाल दो मैम, 360795, ये हमें कैप्चा कोड दिख रहा है। अब इसको जैसे ही हमने सर्च किया, देखो क्या लिखा हुआ आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये जीएसटी नंबर है। हम कहाँ गए? सर्च टैक्स पेयर में गए, और अगर आपके पास किसी का जीएसटी नंबर नहीं है, सिर्फ उसका पैन नंबर है ना, तो भी चलेगा। आप पैन नंबर से जीएसटी नंबर ढूंढ के भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो देखो रिलायंस का जीएसटी नंबर मैंने देखा तो 1 जुलाई 2017, ये क्या है अपना, जब से जीएसटी आया था इफेक्टिव डेट, और पहले दिन से ही रिलायंस क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। हमारे पास जीएसटी के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस हमको मिल जाएगा, ताकि हमको पता चल जाएगा कि हम जिस भी सप्लायर के साथ डील करना चाहते हैं उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है जीएसटी में। उसके बाद हम देखेंगे कि देखो ये कौन कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है, आपको उनका नेचर ऑफ बिजनेस भी मिल जाएगा कि ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज सप्लाई करते हैं, आईएसडी भी रजिस्टर्ड है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है इनका, लीजिंग का बिजनेस भी है, ये सब हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। आपको ये देखो एचएसएन कोड भी मिलेंगे कि कौन कौन से एचएसएन कोड वाले गुड्स में रिलायंस डील करता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इनका फाइलिंग टेबल देख सकते हो। मान लो मुझे चेक करना है 2023-24 में इन लोगों ने सारे रिटर्न्स अपने टाइम पे भरे थे कि नहीं भरे थे, और अगर भरे थे तो कौन सी डेट को भर दिए थे। अगर आज आपके पेरेंट्स के पास जीएसटी नंबर है तो आप सर्च टैक्स पेयर में जाके जीएसटी नंबर डाल के चेक करना, तो आपको पता चल जाएगा कि हर महीने का रिटर्न हमारा फाइल्ड है कि नहीं है, और हमने कौन सी डेट को, अब 20 क्या होता है, 20 जीएसटीआर 3 भी भरने की ड्यू डेट है, और रिलायंस ने सारे के सारे रिटर्न ड्यू डेट के दिन ही टाइम पे भर दिए हैं। ये 11 क्या है, वो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है। देखो ये एक रिटर्न हम जीएसटीआर 1 भरते हैं, एक रिटर्न हम जीएसटीआर 3 भी भरते हैं, जिससे हमको मतलब रहता है तो ये रिटर्न किसने भरा, नहीं भरा, कौन सी डेट पे भरा, ये सब हम किसी का भी पोर्टल पे जाके ढूंढ सकते हैं। ताकि आज अगर मान लो आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें किसी नए सप्लायर से परचेज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि रुको मैं जीएसटी के पोर्टल पे जाके आपको चेक करके बताता हूँ या बताती हूँ कि वो अपने रिटर्न्स टाइम पे भरते हैं या नहीं भरते हैं, ताकि उनके साथ डीलिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे आके आप इस तरीके से किसी भी टैक्स पेयर को सर्च करके उसका जीएसटी का थोड़ा बहुत हिस्ट्री निकाल सकते हो। देन उसके अलावा आप हेल्प में जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग लिंक्स मिलेंगे कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कैसे यूज करना है, तो आप इधर से हेल्प से भी काम ले सकते हो। एंड बाकी जब हम होम पे आते हैं तो जो भी नए नए चेंजेस आ रहे होते हैं, देखो सारी ड्यू डेट्स देखने मिलेगी। अगर गवर्नमेंट कभी किसी केस में ड्यू डेट को एक्सटेंड कर देती है तो वो भी पोर्टल पे लॉग इन करते ही हमको पहले ही पेज पे दिख जाता है कि भाई इस महीने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ड्यू डेट वगैरह एक्सटेंड कर रखा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाती है, जीएसटी की वेबसाइट पे मिल जाती है, विच इज www.gst.gov.in। ये क्या है, एक सिंगल कॉमन पोर्टल है, सिंगल कॉमन वेबसाइट है, जहां पे जाके आपको सब मिलेगा। अगर अब आपको अपने रिटर्न्स भरने हैं तो हम यहाँ पे लॉगिन में जाएंगे, जैसे ही लॉगिन में क्लिक करोगे आपका जो भी जीएसटी का यूजर नेम पासवर्ड होगा वो एंटर करोगे, तो फिर आपको अपनी सारी खुद की डिटेल दिखने लग जाएगी कि हमने कौन सा रिटर्न बाकी है, हमने कब भरा है, भरना है तो जाके किसमें जाके भर दो। ये सारा काम आप लॉगिन करने के बाद कर सकते हो। नहीं चिरायु, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिखता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है ना। ऐसे ही गवर्नमेंट सबको तो नहीं बता सकती है कि इसने इतना सेल किया, इसने इतना परचेज किया, ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज हो जाती है। अमाउंट्स आपको नहीं दिखते। आपको क्या काम है कि वो पर्सन टाइम पे रिटर्न भरता है ना, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए उसके साथ डील करने में, वो सारी चीजें आपको वेबसाइट से मिल जाती है। यानी ये एक कॉमन पोर्टल है, एक अकेला पोर्टल gst.gov.in का सिंगल पोर्टल है, जहां पे जाओ और आपकी सारी सर्विसेज हो जाएगी। चाहे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, कोई अपील करनी है, रिटर्न भरना है, रिफंड लेना है, पेमेंट करना है, किसी को सर्च करना है, लॉ पढ़ना है, कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी करना है, देयर इज अ सिंगल पोर्टल जो क्या बोलता है, वेबसाइट मैनेज्ड बाय जीएसटीएन। ये जीएसटीएन क्या है, जीएसटीएन का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई है गवर्नमेंट ने। किसी को पता है क्या सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? मैम थोड़ा बहुत फाउंडेशन में अगर लॉ पढ़ा है, इंटर में लॉ पढ़ रहे हो आप लोग, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में सुना है क्या? मैम सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। जो कंपनीज प्रॉफिट इंटेंशन से नहीं बनती, प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनती, उन सबको कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 8 में रजिस्ट्रेशन दिलवा देते हैं। तो ये एक कंपनी जो गवर्नमेंट ने बनाई है जीएसटी नेटवर्क नाम की, जो इस पूरी की पूरी वेबसाइट को क्या करती है, मैनेज करती है। ये भी क्या है,
एक सेक्शन 8 कंपनी है, यहां जाके आपके सारे काम हो जाते हैं। आप सोचो चिरायु, अगर यहाँ पे अमाउंट दिखता तो आप लोग सबसे पहले क्या करते पता है, जिस टीचर का लेक्चर लिया है उसका जीएसटी नंबर सर्च करेंगे मैम, फटाफट देख लेंगे टीचर कितना कमा रहा है, कितना सेल्स कर रहा है। ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया ना। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इस तरीके से आपका डेटा थोड़ी ना पब्लिक डोमेन में रख देगा। हाँ, आप कंप्लायंट हो या नहीं हो, आप रिटर्न्स भरते हो या नहीं भरते हो, ये पता होना चाहिए, ताकि नए लोग आपसे जुड़े उसके पहले आपके बारे में जान सके और चेक कर सके कि आपके कारण उनको क्रेडिट वगैरह लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए मैम। उसके बाद 2 वेबसाइट और होती है, एक ई वे बिल की और एक ई इनवॉइस की। ये पर्टिकुलर सिचुएशन में है, हम ई वे बिल नाम का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और हम टैक्स इनवॉइस नाम का भी एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ई इनवॉइस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ई वे बिल क्या होता है, जब हम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को मूव करते हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए, साथ में कोई एविडेंस तो चाहिए। रास्ते में अगर ऑफिसर ने पकड़ लिया गुड्स कहाँ लेके जा रहे हो, तो हम उनको दिखा तो सके कि देखो ये गुड्स पे जीएसटी भर चुके हैं, सब कुछ ओके है, बस इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो ट्रांजिट में गुड्स के साथ रहता है उसको हम बोलते हैं ई वे बिल, जो गुड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते टाइम साथ में बनाया जाता है। तो ई वे बिल बनाने की अपनी खुद की वेबसाइट है eWaybill.gst.gov.in। ये भी हम लोग एक बार देखते हैं कि मैम कैसे दिखती है। तो चलिए हम जाएंगे ई वे बिल की वेबसाइट पर। चलिए, सो दिस इज द ई वे बिल का पोर्टल। आप चाहो ना तो वो gst.gov.in की वेबसाइट पे भी ऊपर आपको एक ई वे बिल लिखा हुआ दिखेगा, वहां पे क्लिक करोगे तो वो आपको सीधा इस वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। अब ये ई वे बिल की वेबसाइट आपके लिए ज्यादा काम की नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए काम की है जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मूव करते हैं, जिनको ई वे बिल बनाना है, उन लोगों के लिए ये यहाँ पे ज्यादा काम आता है। देखो यहाँ पे ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन रखे हैं। देखो कौन से स्टेट में, कैन यू सी दिस, बिकॉज आई कैन नॉट जूम इट हियर, ये जूम नहीं होगा, लेकिन देखो सबसे ज्यादा ई वे बिल्स 75 करोड़ ई वे बिल्स महाराष्ट्र में बने, 60 करोड़ ई वे बिल्स गुजरात में बने। तो टॉप 10 स्टेट्स जो सबसे ज्यादा ई वे बिल बना रहे हैं उसका यहाँ पे हमारे पास डेटा है। कोई नया फीचर आएगा तो डेटा है। बाकी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लॉग इन करोगे, आपके पास आपका आईडी पासवर्ड होगा, आप लॉग इन कर लोगे, उसके बाद आपको गुड्स कहाँ से कहाँ मूव करने हैं, गुड्स की क्या वैल्यू है, कौन सा व्हीकल है, वो सब डिटेल डाल के और आप क्या कर सकते हो, ई वे बिल को जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है उन लोगों को ई इनवॉइसिंग भी करना पड़ता है। मतलब उनका जो भी इनवॉइस बनता है, जो भी बिल बनता है, उसको इस पोर्टल पे जाके और रजिस्टर करना पड़ता है। इनवॉइस के ऊपर एक क्यूआर कोड आ जाता है हर एक इनवॉइस के लिए, वो अपन ई इनवॉइसिंग पढ़ेंगे तब पर्टिकुलरली जाके देखेंगे। तो यूं तो हर एक चीज क्या होती है, जीएसटी की वेबसाइट पे ही होती है, लेकिन पर्टिकुलरली 2 चीजों के लिए 2 अलग वेबसाइट है। ई वे बिल के लिए ई वे बिल की खुद की वेबसाइट है और ई इनवॉइस के लिए ई इनवॉइस 1 की खुद की वेबसाइट है। अब एक्चुअली क्या है ना कि ई इनवॉइस 1 से लेके ई इनवॉइस 10 तक गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाई हुई है, पर अभी तक चालू सिर्फ नोटिफाई सिर्फ ई इनवॉइस 1 हुआ है। अब मान लो ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जिनके टर्नओवर बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अब ई इनवॉइसिंग करना पड़ रहा है, जिसके कारण एक वेबसाइट इतना लोड अगर नहीं ले सकती है तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, ई इनवॉइस 2, ई इनवॉइस 3 ऐसे धीरे धीरे करके और वेबसाइट्स को चालू कर देगी। एज ऑफ नाउ लोड इतना ज्यादा नहीं है, तो ई इनवॉइस 1.gst.gov.in से काम हो रहा है। बाद में हमको लगेगा तो 2, 3, 4, 5 करके ऐसा 10 तक गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस की वेबसाइट के बारे में सोच रखा है। ई इनवॉइस की वेबसाइट भी जीएसटी नेटवर्क ही मैनेज करता है, लेकिन ई वे बिल की वेबसाइट क्योंकि गुड्स यहां से वहां मूव हो रहे हैं, रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात हो रही है, इसलिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब मिलके ई वे बिल का पोर्टल मैनेज करते हैं। कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। आप आर्टिकलशिप में जाओगे, मानो पहले दिन आपको जीएसटी डोमेन मिल गया और आपको बोला कि पोर्टल पे लॉगिन करना, तो पर हमको तो यही नहीं पता कि जीएसटी की वेबसाइट कौन सी है, तो वी शुड एटलीस्ट नो कि चलो ये वेबसाइट है, यहाँ से जाते हैं, लॉगिन होता है और ऐसे अपन वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं। तो जल्दी से कौन कौन सी 3 पोर्टल्स है, बस इसके अलावा जीएसटी का काम और कहीं भी नहीं होता। आपका जीएसटी का कोई भी काम है ना तो तीनों में से किसी एक वेबसाइट पे ही होगा। मेजरली आपके 99.9% काम तो इसी वेबसाइट पे होते हैं। सिर्फ अगर ई वे बिल बनाना है तो ई वे बिल की वेबसाइट पे जाएंगे, और अगर ई इनवॉइस बनाना है हमको तो हम क्या करेंगे, ई इनवॉइस की वेबसाइट पे चले जाएंगे। So yes everyone, is it absolutely clear? Right मैम। अब ये जीएसपी और एएसपी क्या होते हैं?
इनको हम बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर और एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। अब ये क्या होता है तो समझना, मानो मेरा एक महीने में 10 करोड़ का सेल होता है, ठीक है, मेरा एक महीने में 10 करोड़ का सेल होता है और छोटे छोटे बहुत सारे लोगों को मैं सेल करती रहती हूँ, यानी ऑलमोस्ट मैंने 10 करोड़ के सेल के लिए पूरे महीने में मान लो 15 करोड़ इनवॉइसेस बना दिए, अलग अलग अमाउंट के 15 करोड़ इनवॉइसेस बने हैं मेरे सिर्फ एक महीने में। अब जब हम लोग क्या करते हैं, जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, तो हमको हर एक इनवॉइस का डिटेल देना पड़ता है कि कौन सी डेट को इनवॉइस बना था, क्या उसका वैल्यू था, किसको सप्लाई किया, ऐसा अपने को हर इनवॉइस का डिटेल देना पड़ता है। अब मानो अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आपने पोर्टल में लॉगिन किया और एक इनवॉइस की डिटेल डालने बैठे, तो 15 करोड़ इनवॉइसेस की डिटेल डालने में आपको कितने साल लग जाएंगे मैम, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स है, सुविधा प्रोवाइडर्स है, जो क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं जिनका जीएसटी पोर्टल के साथ टाई अप होता है। अब जब आप लोग आर्टिकलशिप में जाओगे, आपका इंटर सीए क्लियर हो जाएगा, ऑफिस जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो बहुत सारे क्लाइंट्स के रिटर्न्स भरते हैं, वो लोग सीधा जीएसटी पोर्टल पे जाके रिटर्न नहीं भरते, उन लोगों के पास अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। जैसे अगर आपने कभी सुना हो तो क्लियर टैक्स एक काफी फेमस सॉफ्टवेयर है, क्लियर टैक्स, कॉम्प्यूटैक्स, इजी टैक्स, पीजी टैक्स, स्पेक्ट्रम, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स का क्या है, जीएसटी पोर्टल के साथ टाई अप है। इनको जीएसटी पोर्टल रिकॉग्नाइज करता है कि ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स है, सुविधा मतलब फैसिलिटी, कि ये लोग कॉमन पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इन लोगों के क्या होते हैं, सिंपल एक्सेल फॉर्मेट्स रहते हैं कि आप इनमें फटाफट एक्सेल में ही अपने सॉफ्टवेयर से सारा डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करो और वो पूरा एक्सेल एज इट इज ये लोग अपलोड करके और सारे इनवॉइसेस जीएसटी पोर्टल पे आपको दिखने लग जाते हैं। तो जो काम करने में हमको शायद 7, 8, 10 घंटे लग सकते हैं, इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो काम हमारा 5 to 10 मिनट्स में हो जाता है। इनका इंटीग्रेशन रहता है सॉफ्टवेयर के साथ, इनका इंटीग्रेशन रहता है जीएसटी पोर्टल के साथ, जिसके थ्रू ये लोग बैकएंड से फटाफट हमारे इनवॉइसेस और डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड कर देते हैं। फिर हमने वहां क्या अपलोड किया, हमारी बुक्स के रजिस्टर में क्या दिख रहा है, क्या वो सब मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम इन सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सुविधा प्रोवाइडर्स बोलते हैं। हमको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जब आप इनका पेमेंट करते हो, सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो आपको इनका एक्सेस मिल जाता है। नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या एडवोकेट्स, जो लोग बहुत सारे लोगों के रिटर्न्स भरते हैं, वो लोग ये सॉफ्टवेयर लेके रखते हैं ताकि सॉफ्टवेयर के थ्रू फटाफट सारे रिटर्न्स भरे जा सके। अब मानो आपका पूरे महीने में 3-4 बिल ही है, तो मैन्युअली आप जीएसटी पोर्टल पे ही डिटेल डाल के भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे तो पोर्टल की खुद की ऑफलाइन यूटिलिटीज भी है कि आप ऑफलाइन उनके फॉर्मेट डाउनलोड करके उसमें डेटा डाल के भी अपलोड कर सकते हो, पर वो सब बहुत लंबा हो जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर है, इनके थ्रू हमारा काम बहुत फास्ट होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो जीएसटी नेटवर्क है, वेबसाइट, और जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स है, उनके बीच में एक लिंक बनाता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। और ये कैसे लिंक बनाएगा, तो ये एप्लीकेशंस बनाएगा, सॉफ्टवेयर्स बनाएगा, जिन एप्लीकेशन के थ्रू हमारा काम बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल चैनल है जो क्या करता है, टैक्स पेयर्स के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है, हमें कुछ फंक्शंस करके देता है। कैसे फंक्शंस मैम, हमारे बिहाफ पे फटाफट से रिटर्न भर देता है, क्विकली मॉनिटर कर लेता है कि सब कुछ ओके है, हमने सारे रिटर्न भर दिए, कंप्लायंसेस हो गए। अब जैसे मेरे ऑफिस में मान लो, जहां पे हम रिटर्न्स भरते हैं जीएसटी के, हमारे ऑफिस में मान लो 300 क्लाइंट्स है, ठीक है, हम एवरी मंथ 300 पीपल का जीएसटी रिटर्न भरते हैं। अब हमने रिटर्न्स भरना चालू किया, अब हमको देखना तो पड़ेगा ना एक बार कि 300 में से कौन कौन से क्लाइंट के रिटर्न भरने बाकी है, तो एक तो चेक करेंगे नहीं। तो जब हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर में सारे क्लाइंट का हमने डिटेल डाल दिया है, तो सॉफ्टवेयर अपने आप से हमें एक शीट निकाल के दे देता है जिसमें हमको दिख जाता है कि अच्छा 300 में से ये 15 लोगों का अभी भी रिटर्न भरना बाकी है, इन्होंने डेटा नहीं भेजा। तो हम क्या कर सकते हैं, उन 15 पीपल को कॉल कर सकते हैं कि भाई आपने डेटा नहीं भेजा, आपका रिटर्न नहीं भरा है, भेज दो। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं फटाफट से कि किसका क्या पेंडिंग है, क्या कंप्लायंस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से। वरना सोचो 300 पीपल का मैन्युअली एक जन का कब चेक करने बैठते कि किसका रिटर्न भरा है, किसका नहीं भरा है। करेक्ट मैम। और रिकंसिलिएशन मतलब मैंने पोर्टल पे क्या अपलोड किया, मेरी बुक्स में क्या है, या मेरे सप्लायर ने क्या अपलोड किया, मैंने क्या बुक में लिखा है, वो सबको मैच करके देने का काम भी ये सॉफ्टवेयर हमें कर देते हैं। तो क्या ये सॉफ्टवेयर को यूज करना कंपलसरी होगा, बताओ? क्या ये सॉफ्टवेयर को यूज करना कंपलसरी होगा क्या
नहीं मैम, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर हमको लगता है कि हम सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा तो आप इसको यूज करो, क्योंकि ये सब पेड होते हैं, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, आपको ये सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि हमें नीड है, हमें एक्चुअली जरूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर की, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लो और अपना काम करो। अदरवाइज आपको लगता है कि मैम हमारे तो यूं भी पूरे महीने में 4 तो बिल होते हैं, हम तो जीएसटी पोर्टल पे ही सीधा डाल के रिटर्न भर सकते हैं, तो वैसे कर दो। यानी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये सॉफ्टवेयर लेने ही पड़ेंगे, इनका जो यूसेज है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो जीएसपीज क्या करते हैं, एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर्स की हेल्प लेते हैं, जो लोग इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, जिसके थ्रू हमारा सारा काम हो जाता है। मतलब पोर्टल और टैक्स पेयर के बीच में है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, पर ये सुविधा प्रोवाइड करेंगे कैसे, ये लोग एप्लीकेशंस बनवाएंगे और एप्लीकेशंस के थ्रू लिंक बना के और हमारा जीएसटी पोर्टल से कनेक्ट करवा देंगे, जिससे हमारी जो कंप्लायंसेस है वो एकदम फास्ट हो जाए। बोलो, आया सबको समझ में, यस और नो? जीएसटी कॉमन पोर्टल और सुविधा प्रोवाइडर एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल। जल्दी से बता दो, समझ आ गया, मजा आ गया, याद करने जैसा इसमें कुछ था नहीं। यस मैम, समझ गए। चलो, देन वी टॉक अबाउट जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। ये कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉम्पेंसेशन? जीएसटी के साथ इंग्लिश के क्लासेस फ्री है ना। कॉम्पेंसेशन का मीनिंग क्या होता है मैम? मतलब ऐसे पता है पर हम बोल नहीं पा रहे, मतलब वी नो कॉम्पेंसेशन मतलब मैम टू वो कॉम्पेंसेट, उसके बदले कुछ कर देना, वैसा कुछ मैम। जैसे कि मम्मी ने मुझे बोला था कि आज तुझे ये सब काम करने हैं, मैं तो भूल गई, अब क्या करूं? तो शाम को एक बार कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत मैम घर पे ऐसा कुछ काम कर दिया, फटाफट होमवर्क करके बैठ गई, मम्मी खुश हो गई, तो मैंने क्या करा, उसको कॉम्पेंसेट कर दिया। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, जब जीएसटी इंप्लीमेंट करने की बात हुई तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को एक वो अल्कोहल का प्रॉब्लम तो था ही कि भाई अल्कोहल से पैसा चला जाएगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, चलो ठीक है, हम अल्कोहल पे जीएसटी लगाएंगे ही नहीं। वैसे और भी कुछ गुड्स हो सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कलेक्ट करने के मेजर 2 सोर्सेज होते हैं, एक लग्जरी गुड्स और एक डीमेरिट गुड्स, ये जिनको हम सिन गुड्स बोलते हैं। लग्जरी गुड्स मतलब मानो जैसे रोल्स रॉयस हो गया, पोर्शे हो गया, ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, मोटर व्हीकल है जो ऑलरेडी करोड़ों की है। अब उसमें अगर 10-20% टैक्स ज्यादा भी लगा दो तो उन अमीर लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा। तो हम लग्जरी चीजों पे ज्यादा टैक्सेस लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि जो ये अफोर्ड कर सकता है वो ऑलरेडी अमीर है, तो फिर वो टैक्सेस भी अफोर्ड कर सकता है। परफेक्ट मैम। या हम टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं डीमेरिट गुड्स से, बोले तो सिन गुड्स से। अब जैसे कि एग्जाम्पल हो गया पान मसाला। अब आज अगर गवर्नमेंट पान मसाला पे 5% टैक्स बढ़ा भी दे तो कोई कुछ बोल पाएगा क्या? नहीं। गवर्नमेंट तो यही बोलेगी ना कि हम इसलिए टैक्स बढ़ा रहे ताकि ये महंगा हो और लोग इसको यूज ना करें, ये तो गलत चीज है, तो हम कितना भी टैक्स लें। तो गवर्नमेंट के पास 2 मौके होते हैं ज्यादा टैक्स लेने के, या तो लग्जरी आइटम से या तो डीमेरिट आइटम से, या जिनको हम सिन गुड्स बोलते हैं, जो गलत गुड्स है, जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, या एरेटेड वाटर्स हो गए, जहां पे अगर हम टैक्सेस बढ़ाएं तो भी लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, और ये तो यूं भी अमीर लोग हैं। अब आज आप बताओ, रोल्स रॉयस मान लो 1 करोड़ की मिल रही है, या 4 करोड़ की मिल रही है, या 10 करोड़ की मिल रही है, अपन दोनों को फर्क पड़ रहा है क्या मैम? हम तो 1 करोड़ वाली भी नहीं ले सकते, 10 करोड़ वाली भी नहीं ले सकते, तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है मैम? तो वैसे केस में नॉर्मल लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता, और जो अमीर है उनको यूं भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, अगर जीएसटी आता तो आज मैक्सिमम प्रैक्टिकली आप देखो तो 28% जीएसटी किसी भी चीज पे एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट ने बोला कि अरे यार, ऐसे डीमेरिट गुड्स और सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स पे तो हम बहुत सारे टैक्सेस ले रहे हैं, अगर जीएसटी आ जाएगा तो हमारा वो पैसा तो चला जाएगा। तो अगेन इस वाले लग्जरी गुड्स, स्पेसिफिक लग्जरी गुड्स और डीमेरिट गुड्स पे जो एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा था, जो जीएसटी आने से नहीं मिलेगा, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या ला दिया? कॉम्पेंसेशन सेस ला दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो नॉर्मल जीएसटी लगता है वो तो लगेगा ही, प्लस टोबैको, पान मसाला, मोटर कार, एरेटेड वाटर जैसी लग्जरी और डीमेरिट आइटम पे हम तुमसे जीएसटी के अलावा एक एक्स्ट्रा सेस और लेंगे, जिसका नाम हमने क्या रखा है? कॉम्पेंसेशन सेस रखा है। इसका नाम कॉम्पेंसेशन सेस क्यों रखा है मैम? क्योंकि ये कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड फॉर कॉम्पेंसेशन। जो स्टेट्स को लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाता अगर जीएसटी आता है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा ये लोग लग्जरी और डीमेरिट आइटम से कमा रहे थे,
इसका लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा। उस लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम क्या लेके आ गए, कॉम्पेंसेशन सेस लेके आ गए। अब 2017 में जब कॉम्पेंसेशन सेस लाए थे तब तो गवर्नमेंट ने बोला था कि 5 इयर्स के लिए ही है, कि मतलब जिस दिन जिस स्टेट में जीएसटी इंप्लीमेंट होगा वहां से 5 साल तक ही हम लोग कॉम्पेंसेशन सेस लगाएंगे। एक बार चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएगी फिर हम इस सेस को बंद कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल आरक्षण जैसा हो गया। शुरू में थोड़े टाइम के लिए लाए थे फिर बंद किया ही नहीं। तो कॉम्पेंसेशन सेस अगर आप सोचो 2017, 18, 19, 20, 21 तक तो बंद हो जाना चाहिए था 5 साल में। 2024 चल रहा है लेकिन आज भी गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, एक्सटेंड करती जा रही है। हर बार 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल से इसको एक्सटेंड कर देती है। एंड भले ही ये शुरू में 5 साल के लिए आया था लेकिन आज भी कॉम्पेंसेशन सेस कंटिन्यू हो रहा है। इट इज एक्सटेंडेड टिल 2026। तब तक वो बाद में उसको और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है मैम। तो 2 वर्ड्स क्या याद रखने हैं, लग्जरी गुड्स और डीमेरिट गुड्स, कि ये लग्जरी और डीमेरिट आइटम्स जिन पे गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा था, जो जीएसटी आने से चला जाता, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा और टैक्स लगा दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। बोलो यस एवरीवन, बोलो हाँ के हाँ, हाँ के हाँ। ना का तो ऑप्शन ही नहीं है, आ गया होगा। हाँ मैम, चलिए नाउ वी मूव ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अपन छोटू मोटू चिरकुट सारे पॉइंट निपटा चुके हैं कि कॉमन पोर्टल कौन क्या है, फिर कौन उस पोर्टल से अपने को हेल्प करवा सकता है, कनेक्ट करवा सकता है, तो सुविधा प्रोवाइडर्स हो गए, कॉम्पेंसेशन सेस, टैक्सेस सब्स्यूम्ड नॉट सब्स्यूम्ड, बेनिफिट, डीमेरिट्स, कॉन्सेप्ट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, हर एक चीज छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स थे वो सब वाइंड अप होके अपने खत्म हो चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोगों को पता होगा कि भाई एक तो मैम प्रेम्बल होता है। प्रेम्बल में क्या होता है, वही वो ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर वाला वो जो अपन बोलते हैं। 25 पार्ट्स है, 448 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल्स है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरा ब्रेक किया गया है। अब जिसमें आर्टिकल 265 है वो बोलता है कि कोई भी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टैक्स नहीं करेगा। मतलब आज मान लो मेरी इच्छा हो गई, लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे बहुत जानते हैं मानते हैं, मैंने बोला चलो कल से सब मुझे टैक्स देंगे। मैंने क्या बोल दिया, कल से सब लोग मुझे टैक्स देंगे। ऐसा चलता है क्या? नहीं मैम। मतलब आर्बिट्ररीली कोई भी तो इंडिया में आके टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। जिसके पास लॉ का पावर है, अथॉरिटी का पावर है, वही तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर सकता है। तो लॉफुली, अथॉरिटेटिवली आज किसके पास पावर है टैक्सेस कलेक्ट करने का? मैम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के अलावा किसी को पावर नहीं दिया है कि वो क्या कर सके, किसी भी टाइप का टैक्स कलेक्ट कर सके। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग किसके पास पावर है, सिर्फ वही आज इंडिया में टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है मैम। अब एक है ना आर्टिकल 246 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 246 है जो बोलता है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोग रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है। क्या बोला? ये लोग रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है जो टैक्सेस को लेवी कर सकती है। अब आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल है, ये आपको लर्न रखना है ना। 7th शेड्यूल ये आप याद रखोगे कि विच शेड्यूल, तो 7th शेड्यूल, आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल ये आप याद रखोगे। अब हुआ क्या, इस शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 में। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। क्या सिग्निफिकेंस है इन लिस्ट का? तो जो भी टैक्सेस का नाम लिस्ट नंबर 1 में आ जाता है उसको कलेक्ट करने का पावर रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो भी लिस्ट 2 में आ जाता है उसको कलेक्ट करने का पावर रहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कॉन्करेंट में सिचुएशन वाइज दोनों के पास कभी ना कभी पावर्स रहते हैं। अब जैसे स्टैंप ड्यूटीज है, क्रिमिनल लॉ की अगर कोई पेनल्टीज ड्यूटीज है तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है, उसमें कभी पे कहीं पे सेंट्रल और कहीं पे स्टेट या दोनों में भी साथ में लेवी हो जाता है। लेकिन ये जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आता है, जैसे कि इनकम टैक्स, आप जितना भी इनकम टैक्स भरते हो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में आ जाता है। आपने अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो ऐसे केस में जितना भी कस्टम ड्यूटी है वो अगेन पूरा
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर देखो जो वैट था, वैट वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लग रहा था तो वो स्टेट लिस्ट में आ गया, लेकिन सेंट्रल सेल्स टैक्स जो इंटर स्टेट में था वो कहाँ चला गया, यूनियन लिस्ट में। फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज थी वो सेंट्रल यूनियन लिस्ट में आ गई, लेकिन हमने देखा कि अल्कोहल, ओपियम, नार्कोटिक्स पे जो एक्साइज ड्यूटी थी वो नशे वाली एक्साइज ड्यूटी वो कहाँ पे आ गई, स्टेट लिस्ट में आ गई। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम के टैक्सेस है या लग्जरी लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जो टैक्सेस है वो सब किसको मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं। वेयर इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सीएसटी, कस्टम ड्यूटी ये सब किसको मिलता है, तो यूनियन गवर्नमेंट को मिलता है। यहां पे कहीं आपको जीएसटी दिख रहा है क्या? आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में क्या जीएसटी हमें कहीं दिख रहा है? नहीं मैम, क्योंकि जब ये 7th शेड्यूल बना था तब तो जीएसटी इंडिया में था ही नहीं, अब जो टैक्सेस है ही नहीं वो इन लिस्ट में थे ही नहीं, पर हमारे पास एक रेसिडुअरी एंट्री अवेलेबल थी। यूनियन लिस्ट की लास्ट एंट्री ऐसा बोलती है कि कोई भी ऐसा नया टाइप का टैक्स, कोई भी ऐसा नया टाइप का टैक्स जो लिस्ट 2 या लिस्ट 3 में नहीं आ रहा है वो ऑटोमेटिकली, क्या बोला, ऑटोमेटिकली लिस्ट 1 में आ जाएगा। कोई भी ऐसा टैक्स जो लिस्ट 2 या लिस्ट 3 में नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, लिस्ट 1 का पार्ट बन जाएगा। तो ऐसे केस में जब जीएसटी किसी भी लिस्ट का पार्ट नहीं है और हम सीधा जीएसटी को इंप्लीमेंट कर देते तो जीएसटी कौन से लिस्ट में फॉल हो जाता मैम, यूनियन लिस्ट में फॉल हो जाता ऑटोमेटिकली। क्या हम ऐसा चाहते थे, बताओ? हम क्या चाहते थे? हम ये चाहते थे कि मैम सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ मिलके जीएसटी को कलेक्ट कर सके और लेवी कर सके। हमने पढ़ा ना कि इंडिया में तो हमने क्या किया है, ड्यूअल जीएसटी अडॉप्ट करा है। इंडिया में हमने क्या किया है, ड्यूअल जीएसटी अडॉप्ट किया है। फर्स्ट पेज जहां पे मैंने आपको जेनेसिस ऑफ जीएसटी पढ़ाया था, देखो जेनेसिस में हमने क्या बोला था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमने पार्लियामेंट में बिल रखा था, और तब मैंने आपको बोला था कि इसी चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अमेंड किया। नाउ वी अंडरस्टैंड कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करते और सीधा जीएसटी ला देते तो वो कहाँ गिर जाता, वो यूनियन लिस्ट में गिर जाता, क्योंकि कोई भी टैक्स जो कहीं भी कवर नहीं हो रहा वो ऑटोमेटिकली यूनियन लिस्ट में ही कवर होता है। इसीलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा ताकि हम सारे एग्जिस्टिंग टैक्सेस को इंटीग्रेट कर सके, और इंटीग्रेट करने के बाद जो जीएसटी को चालू करेंगे वो जीएसटी के लिए हमको दोनों को साइमल्टेनियसली सेंटर और स्टेट को पावर देना है कि वो जीएसटी को लेवी कर सके और कलेक्ट कर सके। ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट वाज द नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अमेंड करना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक आर्टिकल था वो ऐसा बोल रहा था कि कोई भी टैक्स जो कहीं भी फॉल नहीं होता उसका पावर यूनियन को दे दो। पर हम तो ये चाहते ही नहीं थे, हम चाहते थे कि जीएसटी का पावर यूनियन और स्टेट को एक साथ मिले, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए What was the need to amend the constitution, तो पहले तो हम चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस है वो इंटीग्रेट हो जाए, पॉइंट नंबर 1, और इंटीग्रेट होकर जीएसटी बन जाए। और उसके बाद सेकंड, इस जीएसटी को लेवी और कलेक्ट करने का पावर हम दोनों सेंटर एज वेल एज स्टेट को देना चाहते थे, इसीलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, और हम अमेंड करके लेके आ गए आर्टिकल 246A। 246 तो था ही, अमेंड हमने इसको नहीं छेड़ा, हमने अमेंडमेंट से एक नया आर्टिकल डाल दिया विच इज आर्टिकल 246A। पहले मुझे यहां तक बताओ, आर्टिकल 246A पढ़ने के पहले बताओ कि अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड क्यों करना पड़ा तो क्या आप उसको समझा पाओगे क्या, बोलो। अगर कोई आपसे पूछे कि जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अमेंड करना पड़ा तो क्या आप उन्हें समझाने की पोजीशन में हो कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था? हाँ मैम, क्योंकि हमारे पास है आर्टिकल 246 जिसका 7th शेड्यूल हमको बताता है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास कौन सा टैक्स कलेक्ट करने का पावर है। अब उसमें जीएसटी तो था ही नहीं, लेकिन एक रेसिडुअरी पॉइंट था कि जो कहीं नहीं गिरेगा वो यूनियन लिस्ट में गिर जाएगा। पर हम नहीं चाहते थे कि जीएसटी यूनियन लिस्ट में गिरे, क्योंकि हम तो दोनों को पावर देना चाहते थे, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, अमेंड करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, और हमको लाना पड़ा आर्टिकल 246A। अब 246A ऐसा बोलता है कि हमने साइमल्टेनियस पावर दे रखा है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी बेसिकली सेंटर
और स्टेट को कि दोनों ही जीएसटी के रिस्पेक्ट में लॉस बना सके और जीएसटी को कलेक्ट कर सके। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे गुड्स गए दिल्ली से लेट्स से हैदराबाद, अगर मेरे गुड्स दिल्ली से हैदराबाद गए हैं तो ऐसे केस में कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी? बोलो ना। द गुड्स वेंट फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद, कौन सा टैक्स लगाऊं? सी प्लस एसजीएसटी, सी प्लस यूटीजीएसटी, आईजीएसटी? मैम आईजीएसटी। आपने लास्ट लेक्चर में ये चीज समझाई थी कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है ना तो हम सी प्लस एसजीएसटी लगाते हैं मैम, और जब भी इंटर स्टेट सप्लाई हो जाता है तो एक बार क्या करते हैं मैम, आईजीएसटी लगा देते हैं। वो पूरा आईजीएसटी कहाँ जाता है मैम? सेंटर के पास जाता है, और फिर सेंटर उसको क्या कर देता है, उसमें से जितना स्टेट को देना है उतना वो स्टेट को अपोर्शन करता है। कौन से स्टेट को अपोर्शन करता है? जो रेसिपिएंट स्टेट है, जो कंजम्पशन डेस्टिनेशन स्टेट है, जहां पे जीएसटी अक्रू होना चाहिए, उसको वो क्या कर देता है, अपोर्शन कर देता है, जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया। तो हम यही बोल रहे हैं, आर्टिकल 246A बोल रहा है कि यूं तो देखो सेंटर और स्टेट के पास साइमल्टेनियस पावर है कि वो जीएसटी कलेक्ट करे, लेवी करे। हावेवर अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो जाता है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, क्योंकि अगर स्टेट को इन्वॉल्व कर लिया तो दोनों स्टेट लड़ाई कर लेंगे। हर स्टेट यही चाहेगा ना कि मेरे स्टेट को जीएसटी दो, हर स्टेट क्या चाहेगा, मेरे स्टेट को जीएसटी दो, मेरे स्टेट को जीएसटी दो। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि भाई पीसफुली सारा अपोर्शनमेंट हो जाए। इसलिए हमने बोला कि ठीक है, अगर इंट्रा है ना तो तुम अपना, तुम्हारे स्टेट में जो हो रहा है तुम करो ना पार्टिसिपेट। जहां दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए, आईजीएसटी चार्ज हो गया, फिर उसका एक्सक्लूसिव पावर सेंटर पार्लियामेंट के ही पास रहेगा, वही पूरा आईजीएसटी कलेक्ट करेगा। एंड उसके बाद एज पर आर्टिकल 269A हम इसको क्या करेंगे, अपोर्शन कर देंगे। इसमें से जितना स्टेट को देना है, जिस स्टेट को देना है उस स्टेट को उतना दे देंगे। परफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246A यूं तो साइमल्टेनियस पावर्स है दोनों के पास, लेकिन जहां इंटर स्टेट सप्लाई हुआ, जहां इंटर स्टेट सप्लाई हुआ, वहां का पूरा एक्सक्लूसिव पावर किसके पास चला जाएगा, पार्लियामेंट के पास चला जाएगा। तो फिर आर्टिकल 269A क्या बोलता है? मैम कितने आर्टिकल पढ़ा दिया, हमको याद रखने हैं क्या? नहीं चलेगा, याद रहता है तो ठीक, अगर नहीं रहता है तो बस आप लोग खाली दो आर्टिकल के नंबर याद रखना, एक 279A याद रखना, एक 246A याद रखना, और एक 7th शेड्यूल याद रखना। बस अगर सारा कुछ आपको याद नहीं रहता है तो 279A, 246A और 7th शेड्यूल, ये तीन याद रख लेना। बाकी सब नहीं याद रखोगे तो चलेगा, और रह जाता है याद ऑटोमेटिकली तो ठीक है। चलो, तो अब आर्टिकल 269A क्या बोलता है? इंटर स्टेट सप्लाईज जब भी होगी तो पूरा का पूरा टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से अपोर्शन करेगा, आधा यूनियन मतलब आधा सेंटर और आधा स्टेट के बीच में, जैसे पार्लियामेंट बताएगा जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे वैसे। अगर कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, कभी भी इंपोर्ट हो जाता है तो उसको हमेशा इंटर स्टेट ही मानते हैं। मान लो गुड्स आए लंदन से अहमदाबाद, गुड्स आए लंदन से मुंबई, तो मैम इस पे कौन सा जीएसटी लगाएंगे? ऑफ कोर्स सी प्लस एस तो लग ही नहीं सकता। जहां सी प्लस एस नहीं लगता वहां हर जगह पे क्या हो जाता है, आईजीएसटी ही लग जाता है। तो अगर लंदन से अहमदाबाद गुड्स आ गए तो कंज्यूम कहाँ हुए? अहमदाबाद में, डेस्टिनेशन तो अहमदाबाद है, मतलब यहाँ तो जीएसटी लगना ही चाहिए। तो ऐसे केस में अगर इंटर स्टेट सप्लाईज है ना तो भी हम क्या करते हैं, आईजीएसटी लगा देते हैं। और एक बार जो अमाउंट स्टेट को अपोर्शन कर दिया वो नो लॉन्गर पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया रहता है। मतलब मैम समझो, आज अगर मानो चलो, युक्ति आप कहां से हो? युक्ति कहां से है? इंदौर से है क्या? लेट अस से युक्ति इज फ्रॉम इंदौर। युक्ति ने क्या करे हैं, हेतल को गुड्स भेजे हैं। हेतल वेयर आर यू फ्रॉम? चलिए बताइए, युक्ति कहां से है और हेतल कहां से है? यस मैम, युक्ति इज फ्रॉम इंदौर which means she is from मध्य प्रदेश। हेतल कहां से है? मैम हेतल तो गुजरात से है। अरे वाह, चलिए, तो ये क्या हो गया,
इंटर स्टेट सप्लाई हो गया मैम, आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा। एक बार पूरा आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा मैम? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। फिर वो क्या करेगा? सेंटर और स्टेट के बीच में अपोर्शन करेगा। कैसे करेगा? जैसे पार्लियामेंट बताएगा लॉस बना के, वैसे करेगा। तो एक बार जब ये आईजीएसटी का पैसा आता है तो पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में चला जाता है। पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में चला जाता है। अब जैसे ही मान लो इसमें से 50% हमने गुजरात को अपोर्शन कर दिया, क्योंकि वहां पैसा जाना चाहिए था। जैसे ही हमने इसका 50% गुजरात को क्या कर दिया? अपोर्शन कर दिया। वैसे ही अब ये इंडिया के कंसोलिडेट फंड्स का पार्ट नहीं रहा। जैसे आपके पेरेंट्स कमाते हैं, वो पूरा पैसा अपने पास रखते हैं, जैसे ही आपको उसमें से पॉकेट मनी दे दी, फिर वापस मांगेंगे आप दोगे क्या? नहीं। तो एक बार आपको पॉकेट मनी मिल गई तो अब वो आपका फंड हो गया, अब वो उनके कंसोलिडेटेड फंड्स का पार्ट नहीं रहा। वैसे ही एक बार आईजीएसटी कलेक्ट किया तो भले ही पूरा सेंटर के पास गया, पर जैसे ही स्टेट को अपोर्शन किया वो पैसा, उसके बाद वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड्स का पार्ट नहीं रहेगा। जिस स्टेट को अपोर्शन कर दिया उस स्टेट के फंड में वो पैसा चला जाएगा। पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। अगर गुड्स गए हैं एमपी से गुजरात तो कैसे, कौन से स्टेट को पैसा देना चाहिए, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। बोलो, आया समझ में? हाँ मैम। Once again, starting with constitutional provisions, सबसे पहले आर्टिकल 265 क्या बोलता है? जिसके पास अथॉरिटी है वही टैक्स कलेक्ट करेगा। क्या बोला? जिसके पास अथॉरिटी है वही टैक्स कलेक्ट करेगा। हर कोई तो इंडिया में टैक्स कलेक्ट कर भी नहीं सकता है। ठीक है मैम। तो आर्टिकल 246 ने क्या बोला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सबके पास अथॉरिटी है कि तुम लोग कर लो टैक्स कलेक्ट। अब उसका जो 7th शेड्यूल है पर्टिकुलरली, उसने हमको बताया कि हाँ भाई ये वाले जो टैक्सेस है ना, इसका पावर यूनियन के पास, ये वाले जो टैक्सेस है इनका पावर स्टेट के पास, और यहाँ पे केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है, कभी सेंटर कभी स्टेट, कॉन्करेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे रेसिडुअरी एंट्री थी कि जो टैक्स कहीं भी नहीं गिरेगा उसको लिस्ट 1 में गिराएंगे और क्या कर देंगे? सेंट्रल के हिसाब से टैक्सेबल कर देंगे, जो कि हम नहीं चाहते थे। हम तो चाहते थे कि जीएसटी में दोनों को ही, सेंटर और स्टेट को, साइमल्टेनियस पावर मिले। इसीलिए हमने क्या किया? हमने लाया आर्टिकल 246A। हमने लाया आर्टिकल 246 से, जिसने दोनों को साइमल्टेनियस पावर दे दिया। लेकिन उसने बोला कि देखो ध्यान रखना, अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो गया ना तो कोई मिल बांट के काम नहीं होगा, कोई साइमल्टेनियस पावर नहीं, पूरा का पूरा पावर चला जाएगा पार्लियामेंट के पास। तो आर्टिकल 269A ने बोला कि ठीक है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो एक बार पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने हिसाब से पार्लियामेंट लॉस बनाएगी और उन लॉस के चलते अपोर्शन हो जाएगा अमाउंट सेंटर और स्टेट के बीच में। एक बार जो अमाउंट स्टेट को अपोर्शन हो गया, अब वो स्टेट के फंड का पार्ट बन जाएगा। इट विल नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। इंपोर्ट को हमेशा इंटरस्टेट अपन मानते हैं, और पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि भाई 2 स्टेट अगर इन्वॉल्व है तो किसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है, किसको पैसा देना है, कैसे, कितना पैसा देना है, वो सारा का सारा पावर किसके पास रहता है? तो पार्लियामेंट के पास रहता है। बोलो, यहां तक सब कुछ एब्सोल्युटली क्लियर? इज इट? दिल दिल, आग आग, बॉम बॉम। बोलो फटाफट से सब लोग। चलिए, यहां तक हमको कोई भी प्रॉब्लम है क्या, या सब कुछ एकदम क्लियर है? मैम सब कुछ एकदम क्लियर है। चलिए, तो लास्ट एक और आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपन को पढ़ना है, विच इज आर्टिकल 279A। एक लास्ट आर्टिकल जो हमको पढ़ना है, विच इज आर्टिकल 279A, टॉकिंग अबाउट जीएसटी काउंसिल। अभी तक आपने 2-3 बार सुन लिया होगा कि काउंसिल रेकमेंड करेगा, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। जैसे अपन ने अल्कोहल लिख कर फिर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी कब से लगाना है, आज तो नहीं लग रहा, कब से लगाना है, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, काउंसिल रेकमेंड करेगा। मतलब ये ऐसा तो कौन सा काउंसिल है जो हर चीज गवर्नमेंट को बताता है और गवर्नमेंट वही करता है? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं आर्टिकल 279A, जीएसटी काउंसिल। ये काउंसिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद इस काउंसिल के पार्ट नहीं होते, ये सिर्फ काउंसिल को क्या कर देते हैं? कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, बस। पार्ट नहीं होते हैं प्रेसिडेंट कभी भी इस काउंसिल के, ध्यान रखना।
इस काउंसिल में टोटल 33 मेंबर होते हैं। ये 33 मेंबर मिलके क्या करना है जीएसटी का, इन सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं। कौन कौन सी चीजें, ये जो हम नैप वाले प्रोडक्ट थे उन पे जीएसटी कब से लगाएंगे, फिर अगर कोई कैलामिटी आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, एकदम से एडिशनल फंड रेज करने हैं तो कैसे जीएसटी बढ़ाएं, जो अपने नो अस्थमा वाले स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनके लिए क्या अलग प्रोविजंस रखें, अलग अलग चीजों पे अलग अलग जीएसटी का रेट क्या होना चाहिए, कौन सी चीजों को जीएसटी में सबस्यूम करना चाहिए, कौन सी चीजों को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, किस पे जीएसटी लगाना चाहिए, कितना जीएसटी लगाना चाहिए, फिर अगर आईजीएसटी कलेक्ट हो गया है तो उसको अपोर्शन कैसे करना चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब रजिस्ट्रेशन कब दिलवाएं आदमी को, 10 लाख 20 लाख 40 लाख उसका कितना टर्नओवर है तब उसको रजिस्ट्रेशन दिलवाएं। तो ये सारी की सारी चीजों पे सोचना, डिस्कशन करना और फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना, ये किसका काम है, जीएसटी काउंसिल का काम है। तो जीएसटी काउंसिल बेसिकली करती क्या है, सब करती है। अगर आज गवर्नमेंट बोलती है कि ये चीज जीएसटी में टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है, इसका रेट आज 5% है अब से 12% कर दो, ये 12% है अब से 5% कर दो, तो कुछ भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आता है तो उसको रेकमेंड कौन करता है, उसको रेकमेंड जीएसटी काउंसिल ही करता है। काउंसिल का यही काम है, सोचो देखो मीटिंग करो और डिसाइड करो कि हमको क्या करना चाहिए इन सारे मैटर्स में, और प्लस कोई भी और मैटर जो उनको लगता है कि जीएसटी में काम का होगा। तो हम इतने होशियार कौन है ये लोग जिन पे हमने पूरा जीएसटी का जिम्मा डाल दिया। तो ये 33 मेंबर्स है जो मिलके पूरा काउंसिल चलाते हैं। प्रेसिडेंट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करता है, पर प्रेसिडेंट खुद इन 33 मेंबर्स में नहीं आता, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट करता है, बस मेंबर नहीं होता है वो। तो मेंबर्स कौन होते हैं मैम, बताओ जीएसटी में कितने स्टेट है, फटाफट से बताना। चलो देखे बिना, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन जीएसटी, बताओ। I will take your doubt at the end, चिरायु। मैम जीएसटी में आपने बताया कि 31 स्टेट्स है, तो हर स्टेट अपना एक एक मिनिस्टर भेजता है, या तो वो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर इन चार्ज टैक्सेस का मिनिस्टर, रेवेन्यू का मिनिस्टर, जो भी है जिसको टैक्सेस का ज्ञान है, वैसे एक मिनिस्टर को हर स्टेट से भेज दिया जाता है। तो सिंपल 31 स्टेट के तो 31 मेंबर हो ही गए। हम क्या बोलते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज उस स्टेट का, फाइनेंस का मिनिस्टर, टैक्सेशन का मिनिस्टर, या कोई भी मिनिस्टर जो स्टेट को ठीक लगता है उसको नॉमिनेट करके, और 31 मेंबर तो 31 स्टेट से आ जाते हैं। और ये लोग अपने आप में ही क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को चूज कर लेते हैं। मैम अगर इनमें से कोई एक वाइस प्रेसिडेंट होगा तो मेन चेयरपर्सन कौन होगा, मेन चेयरपर्सन जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वही मेन चेयरपर्सन हो जाएगा। यानी आज के डेट में कौन, बताओ, आज अभी प्रेजेंटली जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होगा, मेरे को बताओ। आज अपने जीएसटी काउंसिल का इंडिया में प्रेजेंटली चेयरपर्सन कौन मैम, मैम जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वही ऑटोमेटिकली जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन हो जाएगा मैम, निर्मला सीतारमन जी। तो प्रेजेंटली हम क्या बोलेंगे कि हमारे जीएसटी काउंसिल को हेड कौन कर रहा है, चेयरपर्सन कौन है मैम, तो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विच इज निर्मला सीतारमन जी, ताई, परफेक्ट। तो वो एक और मेंबर हो गई। अब वो तो यूनियन की तरफ से है ना, वो तो यूनियन की तरफ से है, और एक और मेंबर जो पूरे यूनियन टेरिटरीज के लिए एक हम बोलेंगे कि मिनिस्टर और आ जाता है। तो 1 यूनियन मिनिस्टर, स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू। 31 स्टेट के 31 मेंबर, एक चेयरपर्सन हो जाएगी जो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होगी, और एक मिनिस्टर और जो सारे यूनियन टेरिटरी स्टेट्स के लिए क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। इस तरीके से मिला के 31 प्लस चेयरपर्सन प्लस 1 मिनिस्टर, ये क्या हो जाते हैं, 33 मेंबर्स हो जाते हैं। ये 31 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये 2 मेंबर यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे मिला के 33 मेंबर्स का क्या बनता है, पूरा का पूरा जीएसटी काउंसिल बनता है। कोरम का मतलब पता है क्या आप लोगों को, बताओ। लॉ में पढ़ा है क्या, फाउंडेशन पे पढ़ा रहेगा, इंटर तो अभी चालू ही हुआ है तो कोरम तो क्या ही पढ़ा होगा। तो एक बात बताओ, कोरम क्या होता है, चलो एनी आइडिया, एनीवन, ये कोरम क्या होता है मैम। जब भी हमें मीटिंग करनी होती है तो एटलीस्ट कितने लोग आने चाहिए, उसको हम बोलते हैं कोरम। मानो आज हमने डिसाइड किया कि काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 5 ही लोग आए,
33 टोटल मेंबर्स है, उसमें से 5 ही लोग आए, किसी के घर में कुछ काम हो गया, कोई कहीं चला गया, कुछ हुआ और सब लोग आ नहीं पाए, ओनली 5 मेंबर्स केम, तो क्या हम मीटिंग करके कोई डिसीजन ले सकते हैं? द आंसर इज नो। कोरम का मतलब होता है कि कम से कम अगर किसी मीटिंग को वैलिड मानना है तो इतने लोग तो होने ही चाहिए, उसको हम बोलते हैं कोरम। तो हियर वी आर सेइंग कि टोटल जीएसटी काउंसिल के कितने मेंबर्स है? 33 मेंबर्स है, तो उसमें से एटलीस्ट हाफ विच इज 16.5, अब आधा इंसान तो आ नहीं सकता, तो हम इसको क्या बोलते हैं? 17 पे राउंड ऑफ करते हैं कि एटलीस्ट अगर कभी भी मीटिंग रखी है काउंसिल की तो 17 लोग अगर आते हैं तो आप उस मीटिंग को कर सकते हो। अगर 17 से कम लोग आते हैं तो फिर उस मीटिंग में आप कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते हो, कुछ भी वहां पे वैलिड होगा ही नहीं। तो कोरम के लिए हम क्या बोलेंगे कि एटलीस्ट 17 मेंबर्स आउट ऑफ दिस 33 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बन सकता है कभी एमसीक्यू कि डिसीजन लिया कैसे जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देना यहाँ पे कि डिसीजन कैसे लिया जाता है। हम बोलते हैं कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो जितने मेंबर प्रेजेंट है और वोटिंग है। अब हो सकता है कि मान लो 23 मेंबर्स आए लेकिन एक ने बोला कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, इस मैटर पे मुझे वोट नहीं करना, तो फिर वोटिंग मेंबर्स कितने हो गए? 22, तो हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि प्रेजेंट से मतलब नहीं है, अब आके बैठा है कुछ कर नहीं रहा, तो उसका क्या मतलब? जो प्रेजेंट है और वोटिंग है उनको हमको गिनना है, ठीक है, और ये एटलीस्ट 17 होने चाहिए, तो कोई मतलब है, तो कोरम बनेगा, ठीक है मैम। तो यहाँ पे वी आर सेइंग कि कितने मेंबर्स प्रेजेंट है और वोटिंग है, उसके 3/4 लोग अगर हाँ बोलते हैं किसी चीज को, 3/4 मेजॉरिटी अगर होती है तो हम उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्या बोला? मान लो अगर 10 लोग हैं, जस्ट 10 का तो कोरम भी नहीं होगा, चलो मानते हैं 20 लोग हैं। अगर 20 लोग हैं तो मैम 20 लोग का 3/4 कितना होता है? 20 लोगों का 3/4 कितना होता है? 20 × 3 / 4। एटलीस्ट 15 लोग कुछ चीज को हाँ बोलते हैं, 15% और 15 लोग किसी चीज का हाँ बोलते हैं, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई यहाँ डिसीजन लिया जा सकता है। 3/4 मेजॉरिटी का सिंपल परसेंटेज में अगर मैं मीनिंग निकालूं तो क्या हो जाएगा? 75%। यस, 3/4 मतलब क्या हो गया? अगर परसेंटेज में निकालो तो 75%, 3/4 क्या हो जाएगा? 75% हो जाएगा। यानी अगर हमें डिसीजन लेना है किसी चीज को लेके तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट है और वोटिंग है उसके 75% लोग अगर हाँ बोलते हैं तो हम डिसीजन ले सकते हैं। बट द कैच हियर इज ये 75% सिंपल वोटिंग नहीं है, ये 75% है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब हम बोलते हैं कि यूनियन के जो 2 लोग हैं ना, उनके अकेले के पास 1/3 पावर है, और स्टेट के जो लोग हैं उनके पास क्या है? 2/3 पावर है। मतलब मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी और थर्ड वाला आप मुझे खुद कैलकुलेट करके दोगे, ठीक है मैम। हमको टोटल आंसर क्या चाहिए? 75%। लेकिन हम बोलते हैं कि यूनियन के जो 2 लोग हैं ना, उनका ही वोटिंग मिला के 33% हो जाएगा, और स्टेट के जो लोग हैं उनका वोटिंग मिला के 1/3 मतलब 33.33% और 2/3 मतलब 66.66% हम इनको पावर दे रहे हैं। अगर इस पावर से मिला के आंसर 75% आता है तो आप एक्सेप्ट करना। मतलब लेट अस से यूनियन के 2 लोग प्रेजेंट है और स्टेट के मान लेते हैं कि 20 लोग प्रेजेंट है और वोटिंग है, तो टोटल 22 लोग आए मीटिंग में, प्रेजेंट है, वोटिंग है। अब स्टेट के दोनों लोगों ने बोल दिया यस, लेकिन ये 20 में से क्या एक इजी एग्जांपल है, तो चलो 20 के 20 लोगों ने बोल दिया यस और सेंटर के दोनों लोगों ने बोल दिया नो। क्या बोला हमने कि भाई सेंटर के दोनों लोगों ने ना बोल दिया और स्टेट के ऑल 20 पीपल ने यस बोला, तो आप तो क्या सोचोगे मैम 20/22, 22 लोग आए थे जिसमें से 20 ने हाँ बोला, तो 20 / 22 × 100, मैम ये तो 90.9% मेजॉरिटी हो गई, हमको तो 75% ही चाहिए, मतलब यस। ऐसा होगा क्या? नहीं मैम। यहां पे हम क्या बोलेंगे कि अगर ये पूरे के पूरे स्टेट के लोग मिल जाए ना तो भी इनका पावर खाली रिस्ट्रिक्टेड रहेगा 66.66% तक ही। हमने इनको 2/3 वेट ही दे रखा है, और अगर इन लोगों ने नो बोल दिया मतलब 33.333% लोगों ने नो बोल दिया, हम ऐसा मानेंगे। यानी ऐसे केस में ये 20 के 20 लोग अगर हाँ बोल देते हैं ना, फिर भी हम बोलेंगे कि 66.66% ही मेजॉरिटी हुई है, विच इज लेस देन 75%। इसलिए ये डिसीजन को अपन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी अगर आप पर पर्सन पावर देखने जाओ
मान लो 2 सेंटर के लोग आए हैं जिनको मिला के हमने 1/3 यानी 33.33% वेटेज दे दिया है, मतलब एक एक यूनियन इंसान का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे पता है? 33.333 डिवाइडेड बाई 2। हर एक इंसान के पास यहाँ पे 16.66% का पावर है। यही हम बोले कि जो 20 लोग आए हैं स्टेट के, इनके पास मिला के 66.66% का पावर है। यानी व्हाट आई कैन से इज 66.666 डिवाइडेड बाई अगर मैं करती हूँ 20, विच मीन्स हर एक इंसान के पास 3.33% का ही पावर बच जाता है। तो अब मैं बोलूं कि यूनियन के एक इंसान ने हाँ बोला और स्टेट के 19 लोगों ने हाँ बोला, मतलब आउट ऑफ जो 22 लोग आए थे 20 लोगों ने ही हाँ बोला, पर 20 कैसे हुए? एक सेंटर का और 19 स्टेट के। तो आप मुझे बताओ ये कितने परसेंट मेजॉरिटी हुई? चलो, क्या बोला हमने? जितने सेंटर के टोटल लोग हैं ना, उनका सबका वेटेज मिला के 33.33% है, यानी पर पर्सन वेटेज कितना हो गया? 16.66%। हमने बोला स्टेट के जितने भी लोग आएंगे, स्टेट के जितने भी लोग आएंगे, प्रेजेंट होंगे, वोटिंग होंगे, उन सबका मिला के टोटल पावर कितना है? 66.66%। तो मान लो अगर 20 लोग आ गए तो हर एक इंसान का पावर कितना हो गया? 3.33%। अब मैं बोल रही हूं सेंटर के एक इंसान ने हाँ बोला और स्टेट के 19 लोगों ने हाँ बोला, तो ये कितनी मेजॉरिटी हुई? मैम सेंटर का 1% मल्टीप्लाई बाई 16.66 और यहाँ पे हम बोलेंगे कि स्टेट के 19 लोग मल्टीप्लाई बाई 3.33, तो ये क्या हो जाएगा? 19 इंटू 3.333 प्लस हम बोलेंगे 16.666, तो ये हो जाएगा हमारा 79.99, मतलब ऑलमोस्ट 80% का मेजॉरिटी, विच इज मोर देन 75%। इसीलिए इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था पता है? 22 लोग ही आए थे, राइट? 22 पीपल वर प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन सेंटर के दोनों लोगों ने नो बोल दिया और स्टेट के सारे 20 लोगों ने यस बोल दिया। फिर भी मेजॉरिटी कितनी हुई थी? खाली 66.666%, इसलिए अपन ने नो बोल दिया। यहाँ पे भी 20 लोगों ने ही हाँ बोला, पर 20 कैसे हो गया? एक सेंटर का और 19 स्टेट के, तो ये 79.99% मेजॉरिटी बन गई। यानी आपको करना क्या है? जितने सेंटर के टोटल लोग आए हैं उनका मिला के 33% पावर और जितने स्टेट के टोटल लोग आए हैं उनका मिला के 66.66% पावर। इनका जो आंसर आएगा ना वो 75% एटलीस्ट आता है तो डिसीजन यस होगा, वरना डिसीजन नो होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, आप अपने आप करोगे? चिरायु बताओ। एक क्वेश्चन देती हूं, है ना? मान लो सेंटर के दोनों लोग प्रेजेंट है, सेंटर के 2 लोग प्रेजेंट है और स्टेट के 31 में से लेट अस से 28 पीपल आर प्रेजेंट, है ना? अब यहां पे यस बोलने वाले सेंटर के दोनों लोगों ने यस बोल दिया और स्टेट के लेट अस से 18 लोगों ने यस बोला, ठीक है? सेंटर के दोनों लोगों ने यस बोला और स्टेट के 18 लोगों ने यस बोला। आप मुझे गिन के बताओ कि ये कितना परसेंट आंसर हुआ? कैलकुलेट ये कितने परसेंट आंसर हुआ और ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा बताओ। और ये लिखना है तो लिख भी लो कि कैसे गिनते हैं इसको। मैम देखो सेंटर में जो भी लोग आए ना सबका मिला के पावर 33.33% ही रहता है, 1/3। स्टेट का पावर रहता है 2/3, मतलब 66.66% पावर रहा। यानी यहाँ पे पर पर्सन के पास हम बोलेंगे कि पर पर्सन के पास तो मैम 16.66% जितना पावर रहा। और इधर हम क्या बोलेंगे कि 66.666 डिवाइडेड बाई अगर हम 28 करते हैं तो हम बोलेंगे कि पर पर्सन के पास तो 2.380 जितना ही पावर रहा, ठीक है? तो इसमें से 18 लोगों ने ही हाँ बोला, यानी मैं क्या करूंगी? दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो मल्टीप्लाई बाई 18 एंड प्लस हम क्या बोल देंगे कि दोनों ने ही हाँ बोल दिया मैम, तो 16 इंटू 2 पूरा 33.33, तो प्लस हम कर लेंगे 33.333, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा? बोलो कितने परसेंट मेजॉरिटी हो जाएगी ये? युक्ति हेतल, डू यू वांट टू कैलकुलेट अगेन? टेल मी। हम क्या बोलेंगे? 18 लोगों ने हाँ बोला, मल्टीप्लाई बाई 2.3810 और प्लस हम क्या कर लेंगे? 33.333 विच कम्स टू मैम ये 76.19 के अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेंस हो जाएगी, विच इज मोर देन 75%। तो हम क्या बोलेंगे कि यस ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। आया समझ में?
हमको आंसर 75% या उससे ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट 75% होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट 75 आएगा ना तो भी चलेगा, 75 या उससे ज्यादा चाहिए। पर 75 आता कैसे है, 75 आता कैसे है मैम, हमको वेटेड आंसर निकालना है। अब वेटेड मतलब सेंटर के जितने लोग हैं ना सबका मिला के उनके पास 1/3 पावर है और स्टेट के लोगों को मिला के 2/3 पावर है। वैसे वेटेड एवरेज से जो आंसर आया ना वो 75 या उससे ज्यादा चाहिए। डू यू वॉन्ट मी टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन, टेल मी। एक और क्वेश्चन दू क्या? हाँ मैम दे दो, चलो। लेट अस से मेंबर्स प्रेजेंट, ये हो गया सेंटर और ये हो गया स्टेट, ठीक है। 1 मेंबर इज ओनली प्रेजेंट फ्रॉम सेंटर, लेटस से बस एक चेयरपर्सन आया, वो जो दूसरा मिनिस्टर था वो आ ही नहीं पाया, और स्टेट के 30 लोग आए हैं, टोटल 31 मेंबर्स आए हैं, ठीक है। चलो अब इसमें से यस बोलने वाला सेंटर का एक इंसान और स्टेट के मान लेते हैं 25 लोगों ने, टोटल 26 लोगों ने हाँ बोला। बताओ ये कितना परसेंट हुआ, ये कितना परसेंट हुआ, टेल मी। चलो मैम देखो, अगर हम टोटल की बात करें तो सेंटर के पास टोटल 33.33% पावर है और स्टेट के पास 66.66% पावर है। यानी अब अगर हम पर पर्सन निकालना चाहे ना तो एक ही इंसान आया है, मतलब उस एक ही इंसान ऑफ सेंटर के पास 33.33% पावर चला जाएगा। और अगर हम स्टेट की बात करें तो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग हम बोलेंगे कि 30 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यानी पर पर्सन हो जाएगा 66.666 डिवाइडेड बाय अगर हम 30 करते हैं तो हम बोलेंगे कि 2.22% जितना पावर हर एक इंसान के पास है। तो अपना एक्सेप्टेंस कैसे निकलेगा मैम, 1 इंटू 33.33, उसने तो हाँ ही बोल दिया है तो वो तो पूरा ही हम ले लेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 33.33 और प्लस 25 लोगों ने हाँ बोला और पर पर्सन के पास 2.22% का पावर है, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा 2.222 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस हम बोलेंगे 33.33, यानी यहाँ पे 88.89% का क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, विच इज मोर देन इक्वल टू 75%, देयरफॉर दिस विल बी एक्सेप्टेड। बोलो अब किसी को कोई भी डाउट है या अच्छे से पूरा कंप्यूटेशन समझ में आया? ये अभी तक कभी एग्जाम में आया नहीं है, तो अगर आईसीआई सोचती है कि पेपर टफ निकालना है तो आ सकता है ना। अभी जैसा अपन ट्रेंड देख रहे हैं कि इंटर का फाउंडेशन का रिजल्ट ये लोग कम 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 करते जा रहे हैं, तो आईसीआई को अगर टफ पेपर निकालना है तो आईसीआई क्या कर सकती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकती है। आप ये वाला एक क्वेश्चन क्या करो, कॉपी कर लो, 2 मिनट रुक रही हूं। ये एक एग्जाम्पल एक स्टिकी नोट पे लिख के और रख लो या बुक में कॉपी कर लो कहीं पे भी। इतने लोग प्रेजेंट है और इतने लोगों ने यस बोला है। चलिए कॉपी हो जाए तो मुझे बता देना कि हो गया मैम, जल्दी से। सिंपली क्या करना है, 1/3 सेंटर 2/3 स्टेट, और फिर इस तरीके से वेटेड का दोनों का जो टोटल आए ना वो 75 या उससे ज्यादा है तो एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मतलब हमको मेजॉरिटी चाहिए 2/3, हमको मेजॉरिटी चाहिए 3/4 की, पर डायरेक्ट 3/4 नहीं, मतलब टोटल से तो कोई मतलब ही नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। 26/31 का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बाजू में ऐसा भी लिख लेना कि देखो टोटल 30 लोग आए हैं जिसमें से 20 ने हाँ बोला, तो हम कभी भी 20/30 तो करेंगे ही नहीं। ये लिख के कट करना कि 20/30 से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो हम करेंगे ही नहीं। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, सेंटर का अलग 33% वेटेज के साथ, स्टेट का अलग 66% वेटेज के साथ, और ये जो टोटल आएगा ना ये 75 या उससे ज्यादा आना चाहिए तो हम इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये लिख के साइड में कट कर लेना कि देखो 30 मेंबर्स आए हैं और 20 ने यस बोला, तो डायरेक्टली कभी भी अपन 2/3 करके आंसर नहीं लाएंगे। वो तो क्या आएगा अपना 66% ही आएगा, बट आंसर तो क्या आ रहा है 76% आ रहा है। हो गया फिनिश, बोलो जल्दी से। फोटो लेना है फोटो ले लो, लिखना है लिख लो, जो करना है करके मेरे को बता दो कि मैम हो गया। डन एवरीवन?
ये लिख के कट करना स्पेसिफिकली, ताकि ध्यान में रहे कि कभी टोटल से हमको मतलब ही नहीं है। टोटल बस ये देख लेना कि 17 लोग आए हैं ना, बस वो इंपॉर्टेंट है। सब मिला के, सेंटर और स्टेट मिला के, सब मिला के मैम टोटल 17 लोग आए हैं ना, बस वो चेक कर लेने का। 17 या उससे ज्यादा लोग आए हैं मतलब कोरम तो हो गया। अब वोटिंग अपन इंडिविजुअल ही चेक करते हैं। परफेक्ट, यस मैम। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई डिसीजन लेने के लिए कम से कम 17 लोग तो आए होने चाहिए। अब उसमें जो प्रेजेंट और वोटिंग है उसके 3/4 लोग बोले तो 75% लोग अगर किसी चीज को हाँ बोलते हैं तो हम उसको मानेंगे। लेकिन वेट कैसे दिया जाएगा, तो 1/3 वेट सेंटर को और 2/3 वेट स्टेट को दे दिया जाता है। मतलब मान लो कि कभी अगर सेंटर के दोनों लोग ना बोल देना तो स्टेट के 31 लोग मिल भी जाएंगे ना, तो भी वो लोग मेजोरिटी कितना ला पाएंगे, 66.66% ही तो ला पाएंगे। अगर स्टेट के सारे लोग मिल जाए तो भी वो कोई डिसीजन ले पाएंगे क्या, नहीं। मतलब जब तक दोनों इन्वॉल्व नहीं है तब तक कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता है। भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी उनमें से अगर कोई हाँ ना बोले तो सारे स्टेट मिलके भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग सब मिल भी गए तो भी उनका वेट कितना होगा, सिर्फ 66.66%। इसलिए उनके सब मिल जाने से भी कुछ एक्सेप्टेंस नहीं होगा। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। ये ऑलरेडी बताया कि कौन कौन सी चीजों पे डिस्कशन करके और ये लोग रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। हर एक चीज जीएसटी में जो भी चीज होती है, क्या रेट होना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, कब से लगना चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, हर चीज के ऊपर डिस्कशन करके और गवर्नमेंट को एडवाइस देने वाले, रिकमेंडेशन देने वाले लोग कौन है, यही जीएसटी काउंसिल के लोग हैं। उसके बाद हम बोलते हैं नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी इनवैलिड मियरली बाय द रीजन ऑफ। अब समझो क्या हुआ, कोई डिसीजन ले लिया गया, ठीक है। एक्चुअली उस दिन 16 लोग ही आए थे काउंसिल में, उस दिन 16 लोग आए थे, उन सब ने हाँ बोला, मिलके कुछ तो डिसीजन ले लिया मान लो। या लेटर से ऐसा एक रूल है कि जिसको भी काउंसिल का पार्ट बनना है उसकी एज एटलीस्ट 21 होनी चाहिए या मैक्सिमम एज 70 होनी चाहिए। ये आर्बिट्री है, मतलब एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रही, आर्बिट्री कैसा रूल है। अब क्या हुआ कि एक अंकल की एज हो गई 71, उनको निकाला ही नहीं, वो फिर भी काउंसिल में चल रहे हैं। मतलब हम बोल रहे हैं या तो डिफेक्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अपॉइंटमेंट में कोई गलती हो गई, कुछ इरेगुलरिटी हो गई, लेकिन डिसीजन ले लिया गया। अब क्या हुआ, 31 लोग आए थे, एक अंकल 71 ईयर्स के थे, उनको छोड़ भी दो, जाने भी दो, उनका हाँ ना इतना मैटर भी नहीं करता, फिर भी जो डिसीजन ले लिया वो तो ले लिया। अब हम एज जनरल पब्लिक नॉर्मली फालतू में अपोजिशन नहीं करेंगे कि अरे 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 उस दिन मीटिंग में ये गलती हुई थी, ये पर्सन तो वैलिड था ही नहीं, इरेगुलरिटी हो गई थी, वैकेंसी हो गया था, डिफेक्ट हो गया था, इसके कारण हम तो ये मानेंगे ही नहीं। ऐसा हम नहीं कर सकते। हम बोल रहे हैं अगर कोई गलती हो भी जाए, मान लो कोई डिसीजन ले लिया गया है जो जिसमें डिफेक्ट था, डिफेक्ट एज इन डिसीजन में डिफेक्ट नहीं था, काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट था कि हमने गलती से 71 इयर्स के अंकल को भी रहने दिया, या गलती से जो 21 वाला था उसका एक दिन बाद बर्थडे था, वो 20 इयर्स का ही था, कल 21 का होने वाला था, आज ही उसको मीटिंग में बिठा लिया। या मान लो 75% की जगह पे वो 74.99% कुछ आ रहा था, कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट हो गया, वैकेंसी हो गया, अपॉइंटमेंट में गलती हो गई, कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हो गई जिसके कारण मेरिट ऑफ द केस अफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर उसको छोड़ भी दो, उसको इग्नोर भी कर दो, तो भी अल्टीमेट सोल्यूशन तो हमारा यही रहता, हम करने वाले तो यही थे। तो ऐसे केस में फालतू में उन्होंने जो डिसीजन ले लिया है उसको हम इनवैलिड नहीं मानेंगे। क्या बोला, ऐसी कोई गलती जिसके कारण यूं भी हमारा केस अफेक्ट नहीं हो रहा है, उस गलती को बीच में लाके और फालतू में हम क्या नहीं करेंगे, केस को इनवैलिड नहीं बनाएंगे। परफेक्ट मैम। उसके बाद हम बोलते हैं काउंसिल टू एस्टैब्लिश मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन, लेट अस से कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी एक या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, ये मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक दो और स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात साथ में है, दोनों मिलकर राजस्थान से लड़ लिए, या राजस्थान और मध्य प्रदेश आपस में लड़ लिए, कुछ भी हो सकता है, या तो दो स्टेट लड़ लिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट से लड़ लिया, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस कुछ स्टेट्स किसी और स्टेट से लड़ लिए। अगर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट है ना, तो उनके डिस्प्यूट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम एडजुडिकेट करेंगे, उसके बारे में भी काउंसिल हमको क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है। कभी अगर डिस्प्यूट हो जाए,
कोई लड़ाई हो जाए दो स्टेट के बीच में, या मान लो सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर के साथ कुछ स्टेट है, सामने कुछ स्टेट है, ऐसे करके कैसे भी लड़ाई हो जाए, तो उस लड़ाई को रेगुलराइज करने के लिए, उनका डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी हमको क्या करता है, जीएसटी काउंसिल हेल्प करता है, मैकेनिज्म सेटअप करता है कि चलो ऐसे अपन क्या करते हैं, डिस्प्यूट को सुलझा लेते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, ये सीबीआईसी कौन है? सीबीआईसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इनकम टैक्स में होता है सीबीडीटी, इनकम टैक्स में होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये कौन है? ये अथॉरिटी है, ये बॉडी है जो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्टर करती है। मतलब जीएसटी का प्रॉपर कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, जहां पे एक्साइज वगैरह लग रहा है, जहां पे वैट लग रहा है, जहां कस्टम ड्यूटी लग रहा है, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो प्रॉपरली कलेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किसने क्या गड़बड़ किया, कहां प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, सारा कुछ ध्यान कौन रखता है? सीबीआईसी रखता है। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो सेंट्रल बोर्ड, ये सीबीआईसी के पास ही पूरा पावर है, ये चाहे तो नए अमेंडमेंट्स ला सकती है, सर्कुलर्स इशू कर सकती है। सीबीआईसी कस्टम के लिए रेगुलेशंस वगैरह बनाती है। तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, इनडायरेक्ट टैक्स का ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ध्यान रखना, ये कौन करता है? तो सीबीआईसी करता है। तो अभी भी अगर आपको जैसे जीएसटी लॉ पढ़ना है, कोई नोटिफिकेशन पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, सीबीआईसी की वेबसाइट पे हमें सब कुछ मिल जाता है। अब देखो आईसीआई का स्टैट्यूटरी अपडेट तो आया भी नहीं है एग्जाम के लिए, पर हमने तो अमेंडेड बुक से पढ़ाना भी चालू कर दिया। कैसे मैम? क्योंकि अमेंडमेंट पहले सीबीआईसी की वेबसाइट पे आ जाते हैं, आईसीएआई खुद वहां से ही तो लेके बुक में डालता है। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ भी है ना, तो उसका सारा का सारा प्रोविजन हमको कहां मिल जाता है? सीबीआईसी के पास मिल जाता है। वो बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है ध्यान रखने के लिए कि सब प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। डन। यहां पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इसकी नोट्स और क्वेश्चन बैंक मैं आज आपके ड्राइव पे अपलोड करवाती हूँ। एज सच होमवर्क नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो इसको रिवाइज करके और क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन करने की कोशिश करना। इसका क्वेश्चन बैंक मैं अभी आपके ड्राइव पे थोड़ी देर में अपलोड करवा दूंगी। तो इन केस अगर आपके सारे लेक्चर्स आज के खत्म हो जाए और किसी ने कुछ होमवर्क ना दिया हो और आपके पास टाइम हो, तो एटलीस्ट ट्राई करना एक बार क्वेश्चंस करने के। कल की क्लास में मैं पूरे चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगी। डन है? चलिए, एवरीथिंग क्लियर, ऑल सेट, सब समझ आ गया, मजा आ गया, याद हो गया आप लोगों को? हाँ जी मैम, तो बढ़िया रिवाइज करके आना, कल फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।